सो हेलो एंड वेलकम टू द 17th मॉड्यूल ऑफ द कोर्स मास्टर द आर्ट ऑफ सर्किट सॉल्विंग। तो सबसे पहले अपन थोड़ी सी मैथ्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो सीरीज़ एलसीआर डीसी सर्किट अपन पढ़ेंगे उसमें अपने को कुछ प्रीरिक्विसाइट की रिक्वायरमेंट होगी। वहाँ पे अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए अपने को ये चीज़ें आनी चाहिए। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बहुत बड़ा चैप्टर है इन फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, लेकिन अपन उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने लिए सफिशिएंट है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो दो तरीके की होती है, एक तो द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड द अदर वन इज द इक्वेशन इन्वॉल्विंग कॉन्स्टेंट्स। सो वी हैव अ फंक्शन y इक्वल्स एफ एक्स, ओके, सो दैट इज अ फंक्शन ऑफ x। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रीन बॉक्स में लिखी है दैट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कौन कौन है यहाँ पे? p1, p2, p3 सो ऑन अप टू pn, ऑल आर द फंक्शंस ऑफ x। कैपिटल x कैन बी एनी फंक्शन ऑफ x, ओके। अगर अपन बात करें इस इक्वेशन की जो रेड बॉक्स में लिखी है, दिस इज ऑल्सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बट दिस इज अ इक्वेशन इन्वॉल्विंग कॉन्स्टेंट्स। तो k1, k2, k3 एंड सो ऑन अप टू kn, ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, फाइन। एंड इस वाली इक्वेशन में भी जो कैपिटल x है दैट कैन बी एनी फंक्शन ऑफ x, ओके। अब अपने पास में इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स है, वो अपन अभी प्रूव करते हैं। देखो, so consider a differential equation this nth order derivative of y equals fx plus k1 times n minus 1th order derivative of y equal to fx and so on। यहाँ पे k1, k2, k3 up to kn all are constants, और जो राइट साइड में अपने पास जीरो है दैट इज़ अ कांस्टेंट, ओके। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन्वॉल्विंग कॉन्स्टेंट्स एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन टू दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे सॉल्व करना होता है उसको, तो अभी अपन ने बोला है, अभी अपन इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। So let us assume that y equals y1 is a solution of this differential equation। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन है y equals y1, मतलब y equals y1 अगर आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डालेंगे तो वो उस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे y को y1 डालोगे तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y1 प्लस k1 टाइम्स n माइनस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y1 एंड सो ऑन चलता जाएगा। लास्ट में क्या आ जाएगा? kn विच इज़ ऑल्सो कॉन्स्टेंट टाइम्स y1, ओके। तो y1 is a function of x which is satisfying this differential equation, therefore we can say that y1 is a solution to this differential equation। तो इसका solution है y equals y1, ठीक है। तो ये है अपनी इक्वेशन नंबर 1। so this is the first equation because we assume that y equals y1 is the solution of this differential equation। और मैंने आपसे बोला कि एक और solution इसका y equals y2, तो वो भी इसको satisfy करेगा। so we can again say that nth order derivative of y2 with respect to x प्लस k1 टाइम्स n माइनस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y2 विद रिस्पेक्ट टू x एंड सो ऑन। लास्ट में क्या जाएगा? kn टाइम्स y2 विच इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। दिस इज इक्वल टू जीरो बिकॉज कैपिटल x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? जीरो है। तो ये है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके दो सॉल्यूशंस है अभी, y1 और y2। सो एक्चुअल में क्या होता है, अगर एक nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके एग्जैक्टली n सॉल्यूशंस होंगे। बट अपन ने बोला कि ये एक ऐसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके फिलहाल अभी दो ही सॉल्यूशंस है, y1 एंड y2, और जो भी इसके सॉल्यूशंस होंगे वो इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने बोला कि दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी नीड टू चेक इफ u इक्वल्स c1y1 प्लस c2y2 इज ऑल्सो सोल्यूशन टू दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अपन चेक करना चाहते हैं कि क्या ये नंबर भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो जहाँ पे अपन ने y को y2 रखा था, जहाँ पे अपन ने y को y1 रखा था, उसी जगह पे आपको y को कितना रखना है? c1y1 प्लस c2y2। अपन ने ऐसा किया, देखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ c1y1 प्लस c2y2 विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज u इक्वल्स c1y1 प्लस c2y2। वी आर टेस्टिंग दैट इफ y1 एंड y2 आर टू सॉल्यूशंस ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो क्या u इक्वल c1y1 प्लस c2y2 भी इसका सॉल्यूशन है। तो अपन ने उस चीज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो, c1 को अपन ने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x। इधर क्या बचेगा? c1 को कॉमन लेने पे k1 टाइम्स n माइनस 1st ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x एंड सो ऑन। फिर अपन ने सिमिलरली c2 को कॉमन लिया, तो c2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा वापस से? nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y2 विद रिस्पेक्ट टू x प्लस k1 टाइम्स n माइनस 1st ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y2 विद रिस्पेक्ट टू x चलता आएगा, ठीक है। अब c1 टाइम्स this plus c2 times this and this is equal to 0 from first equation, so this is equal to 0 from first equation and this is equal to 0 from second equation and this complete number is equated with 0, so we can say that 0 plus 0 equal to 0। तो c1y1 plus c2y2 is also solution to this differential equation। ये चीज़ यहाँ पे प्रूव हो चुकी है, ठीक है। कई बार अपनी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस बनते हैं जहाँ पे अपना जो वेरिएबल है उसकी मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही है, मल्टीपल सॉल्यूशंस आ रहे हैं, लेकिन अपने को किस में इंटरेस्ट है? अपने को कंप्लीट सॉल्यूशन में इंटरेस्ट है। अपन ऐसी इक्वेशन लिखना चाहते हैं जो कि सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस को कवर करे।
दैट इज़ कॉल्ड एज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलराइट, सो थ्योरम 2 में क्या लिखा है, इफ़ y1 y2 y3 एंड सो ऑन अप टू yn आर independent solutions of the differential equation of nth order, then we can say that from theorem 1 u equals c1 y1 plus c2 y2 plus c3 y3 and so on up to cn yn is also its complete solution. This is also the solution, but this is actually the complete solution. एक nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्टली n सॉल्यूशंस होते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी u विच इज़ इक्वल टू दिस। बात करते हैं थ्योरम 3 की, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी को अपन यूज़ करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में। दैट इफ y इक्वल्स v इज़ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन। नाउ व्हाट इज़ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन? अगर कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग कॉन्स्टेंट्स, इस इक्वेशन को आप डायरेक्टली सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेते हो यहाँ से, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग कॉन्स्टेंट्स। तो ये तो हुआ इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल बिकॉज वी आर सेइंग दैट इफ y इक्वल्स v इज़ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ 1, मतलब इस वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन है y इक्वल्स v, दैट इज़ कॉल्ड एज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन? तो पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब है अगर आपके पास में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको डायरेक्टली सॉल्व करके y की जो भी वैल्यू आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। And the other solutions such as y1, y2, y3 and so on, these solutions can be obtained from indirect solving of such differential equation. Okay, तो मेरे कहने का मतलब है जैसे आपने कुछ सब्स्टिट्यूशन कर दिया किसी भी वेरिएबल का और वहाँ से कुछ सॉल्व होके आ रहा है, तो वो तो होगा उसका नॉर्मल सॉल्यूशन। बट अगर आप डायरेक्टली इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन टू दैट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके फाइन, तो क्या कहा जा रहा है इस थ्योरम में कि y इक्वल्स v प्लस यू इज़ द कंप्लीट सोल्यूशन। तो जैसा अभी मैंने कहा v तो है पर्टिकुलर इंटीग्रल, सो दिस इज़ कॉल्ड एज पर्टिकुलर इंटीग्रल, और ये चीज़ आपको याद कर लेनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें, ठीक है। बाकी मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इज़ एक्चुअली द पर्टिकुलर सोल्यूशन विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डायरेक्टली सॉल्विंग द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अपन ने बोला कि अपन ने इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डायरेक्टली सॉल्व किया और अपने पास y की वैल्यू आ चुकी है v, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द पर्टिकुलर सोल्यूशन टू दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग कॉन्स्टेंट्स। लेकिन अगर अपन इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में y का कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं और फिर वहाँ से अपने पास में y की मल्टीपल वैल्यूज़ आती है, फॉर एग्जाम्पल y1, y2, y3 कुछ वैल्यूज़ आई है, तो इन वैल्यूज़ को अपन बोलेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर आने वाली वैल्यूज़, बिकॉज u was the complete solution involving all the solutions of the differential equation which we may obtain from substitutions। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि एक nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्टली n सॉल्यूशंस होंगे, तो वी कैन से दैट दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना। तो इस इक्वेशन में बताओ पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? तो कैपिटल x की वैल्यू जब भी जीरो होगी तो हरदम पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आएगी जीरो। दिस इज़ ऑल्सो थ्योरम, है ना, बट मैंने मेजरली 3 थ्योरम्स यहाँ पे लिखी है। मैं एक बुक प्रोवाइड करूँगा आपको, उसका नाम है BS ग्रेवाल, है ना। ये फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाएगी आपको इन ऑल ब्रांचेस, ठीक है। किसी भी कॉलेज में चल रहा हो, कोई सी भी इंजीनियरिंग आप ले लो, तो स्टार्टिंग के 3 सेमेस्टर में जो मैथ्स आती है उसमें जो बुक अपने को प्रोवाइड की जाती है कॉलेज के थ्रू, BS ग्रेवाल, इट इज़ अ वेरी गुड बुक। उसमें कंप्लीट चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग, है ना। अगर आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम आपको 1 to 2 आवर्स लगने वाले हैं अगर आप इसको पूरा कवर करते हैं तो उसमें से, बिकॉज 12th तक की मैथ्स इज़ द प्री रिक्वेसाइड फॉर दैट बुक, और आपको आती है 12th तक की मैथ्स, तो आप एक ट्राई दे सकते हैं उस बुक को, केवल इस चैप्टर को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बिकॉज व्हाट विल हैपन, तो बहुत जगह पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म होती है, तो वहाँ पे अपने को ये टेक्निक्स पता होंगी तभी अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आगे आपको पता चल जाएगा जब अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, सीरीज LCR DC सर्किट, ठीक है। तो यार अपनी बात हो चुकी है, y इक्वल्स v प्लस यू, दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन। इस दुनिया में कोई सी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, v प्लस यू, u इज़ कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड v इज़ कॉल्ड एज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो मैंने बोला ये वाली जो इक्वेशन है दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3, है ना। तो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3, है ना। और अपन कह रहे हैं y इक्वल्स v इज़ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो y की जगह v डालेंगे तो वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए उसको, तो अपन ने y की जगह डायरेक्टली v डाला तो ये इक्वेशन बनी। इसको अपन कहते हैं इक्वेशन नंबर 4।
तो अब अपने को 3 + 4 को ऐड करना है, तो इक्वेशन 3 + 4 को आप ऐड करेंगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। एंड यहाँ से ये जो v + u है, दिस इज़ कॉल्ड एज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ओके, तो बेसिक डेरिवेशंस जो है वो मैंने करा दिया आपको। इससे ज़्यादा आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है ना। दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर पाथफाइंडर ऑल्सो, है ना। पाथफाइंडर में भी जो चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे इस थ्योरी से, फाइन। और एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट इज़ कैपिटल डी? कैपिटल डी इज़ कॉल्ड एज द ऑपरेटर। तो कैपिटल डी क्या होता है? कैपिटल डी इज़ इक्वल टू d/dx। इफ़ y इज़ अ फंक्शन ऑफ x तो कैपिटल डी विल बी d/dx, क्योंकि अपन y को डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। सो दिस टर्म इज़ कॉल्ड एज द ऑपरेटर। सो d/dx विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल D, ठीक है। तो ये तो होता है ऑपरेटर कैपिटल D। और अगर बात करें अपन 1/कैपिटल D की, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द इन्वर्स ऑपरेटर। अब यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स होते हैं टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड बहुत सारे मेथड्स और होते हैं टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। दीज मेथड्स विल डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ कैपिटल X and the type of linear differential equation, whether it is involving constants or whether it is involving variables। ठीक है, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको मिल जाएगा इस चैप्टर का, आप पूरा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितना सफिशिएंट है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। काम की चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, द कंप्लीट सोल्यूशन विल बी इक्वेटेड विथ v + u। v इज़ द पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड u इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसको हरदम अब मैं pi से डिनोट करने वाला हूँ और इसको मैं cf से डिनोट करने वाला हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो अब अपन सबसे पहले देखते हैं कि हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग कॉन्स्टेंट्स इन विच कैपिटल X कैन बी एनी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ X। केवल एक स्पेसिफिक स्ट्रीम में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कैपिटल X की वैल्यू आप e⁴ रख देंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का पूरा मेथड चेंज हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ जो अपने काम में आने वाला है। ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल एज वेल एज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। सो इट इज़ अ वेरी लेंथी चैप्टर, है ना। 1 महीने तक पढ़ा जाता है इसको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी, बट अपन जितना पढ़ चुके अपना काम हो जाएगा, है ना। और जिस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, इट इज़ गारंटीड कि आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। उस हिसाब से मैंने ये सब कंटेंट डिज़ाइन किया है। तो अब अपन बात करते हैं कि अगर अपने पास में एक सीरीज़ LCR DC सर्किट है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। थोड़ी बहुत अपन ने मैथ्स डिस्कस कर ली, अब एक्चुअली अपन बात करने वाले हैं कि इस मैथ्स को अपन फिजिक्स में कैसे यूज़ करने वाले हैं। दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड हाउ टू सॉल्व अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये बेसिक आइडिया मैं आपको दे चुका हूँ। ओके, सो लेट्स गो एंड सॉल्व द सीरीज़ LCR DC सर्किट वेयर DC विल स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट्स। अभी तक अपन पढ़ रहे थे ऑल्टरनेटिंग करंट्स। ऑल्टरनेटिंग करंट्स खत्म नहीं हुआ है, बट अपन अब DC + AC को मिक्स करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स गो सी दैट क्वेश्चन। ऑलराइट, तो अपने पास एक सीरीज़ LCR DC सर्किट है जो कि एक EMF E से कनेक्टेड है। अपन ने बोला बैटरी में से किसी भी टाइम t पे I करंट फ्लो होता है, ओके। और I करंट फ्लो होगा और अपन किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे इस लूप में, एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल करेंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं कि E इज़ इक्वल टू द नेट वोल्टेज अक्रॉस ऑल द 3 सर्किट एलिमेंट्स। कितना होगा वो किसी भी टाइम t पे, अगर इस सर्किट में I करंट है तो दैट इज़ गोइंग टू बी LdI/dt प्लस IR प्लस कैपिटल Q/C। सो प्लस Q इज़ द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर एट एनी टाइम t, जो अपने को निकालना है। तो ये इक्वेशन आ चुकी है। और अगर कैपेसिटर के थ्रू I करंट फ्लो हो रहा है तो अपन कह सकते हैं I इज़ इक्वल टू dQ/dt। अब इस I की वैल्यू को आपको यहाँ रखना है, तो E की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, कितनी आएगी वो, L टाइम्स d2Q/dt2 प्लस कैपिटल R टाइम्स dQ/dt प्लस कैपिटल Q/C। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ दिस सीरीज़ LCR DC सर्किट। अब पूरी इक्वेशन को कैपिटल L से अपने को डिवाइड करना है, तो वी विल बी लेफ्ट विथ E/L एंड दैट इज़ इक्वल टू d² प्लस 2 गामा d प्लस वॉट ω²। और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया Q को, ठीक है। तो d टाइम्स Q कैन बी रिटन एज dQ/dt। और ये जो कैपिटल D होता है, दिस इज़ द नोटेशन फॉर द ऑपरेटर विच स्टैंड्स फॉर d/dt। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये हुई पहली चीज़। और d² Q जो है दैट इज़ इक्वल टू d2Q/dt2, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो 2 गामा की जो वैल्यू है वो मैंने रखी है यहाँ पे कैपिटल R/L, और ω² की जो वैल्यू है वो रखी है मैंने यहाँ पे 1/LC। ये कुछ चीज़ें अपन ने कर दी है। तो अपनी जो इक्वेशन है दैट कैन बी इफेक्टिवली रिटन एज E/L एंड दैट इज़ इक्वल टू व्हाट, इट इज़ d2Q/dt2
प्लस 2 गामा टाइम्स डी क्यू बाई डी टी प्लस क्यू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में क्यों लिखा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि डी स्क्वायर प्लस 2 गामा डी प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको यूज़ करके अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट करते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ ऑक्सिलरी इक्वेशन और ऑपरेटर का यूज़ क्या है। नाउ दैट वी हैव द इक्वेशन in this form, we are interested in finding the particular integral because we know that the solution of this differential equation is nothing but the complementary function plus the particular integral। तो पहले बात करते हैं particular integral की, और मैं आपको बता चुका हूँ अगर कैपिटल X की वैल्यू 0 होगी तो particular integral 0 होगा। यहाँ पे कैपिटल X is non-zero, therefore we can say that the particular integral of this differential equation is non-zero। So how to find particular integral of any differential equation? So let us assume that we have a differential equation of the form dy equals capital X। तो मैंने क्या बताया था आपको, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे आता है, डायरेक्टली y की वैल्यू जो आपको यहाँ से मिलेगी दैट इज़ द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वी कैन से दैट y इक्वल्स कैपिटल X बाई डी इज़ द पर्टिकुलर इंटीग्रल। और इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो dy इज़ इक्वल टू कैपिटल X dx, और दोनों तरफ आप इंटीग्रेट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीग्रल ऑफ कैपिटल X dx। सो वी कैन से दैट द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ इंटीग्रल कैपिटल X dx। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, अगर अपने पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है d माइनस ए टाइम्स वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, सो दिस इक्वेशन कैन इफेक्टिवली बी रिटन एज dy बाई डी एक्स माइनस ए वाई एंड दैट इज इक्वल टू एक्स। सो दिस इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो 12th क्लास मैथमेटिक्स में अपन पढ़ते हैं। और इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन होता है y टाइम्स आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ आई एक्स एंड क्यू एक्स विद डी एक्स, यही होता है इसका सोल्यूशन। और जो कैपिटल एक्स है दिस इज क्यू एक्स विच कैन बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स, यही पढ़ाया जाता है अपने को। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई टू द पावर माइनस ए एक्स, है ना, क्योंकि ये क्या होता है इंटीग्रेटिंग पी एक्स डी एक्स, इसको लेके जाना होता है ए की पावर में। और पी एक्स कितना है यहाँ पे माइनस ए है ना, वेरी सिंपल थिंग। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है ई टू द पावर माइनस ए एक्स, इसको आपको यहाँ रखना है। तो y टाइम्स ई टू द पावर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ई टू द पावर माइनस ए एक्स टाइम्स कैपिटल एक्स डी एक्स, बिकॉज दिस इज क्यू एक्स विच इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स। सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ y इज ई टू द पावर ए एक्स टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एक्स टाइम्स कैपिटल एक्स डी एक्स। एंड वी नो दैट वॉट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म is y, so capital X divided by d minus a, this is the particular integral of this differential equation। and we know the value of y, it is e to the power ax times integrating e to the power minus ax times capital X dx। ये चीज़ अपन ने पढ़ी। तो इस तरह से निकाला जाता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल। अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाए, तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल अपन यही फॉर्मूला यूज़ करके निकालने वाले हैं यार। तो देखो अपन ने क्या किया, यहाँ से इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से कैपिटल Q की वैल्यू अगर मैं डायरेक्टली रीड करना चाह रहा हूँ तो कैपिटल Q इज इक्वल टू ई बाई एल एंड दैट इज डिवाइडेड बाय द ऑक्सिलरी इक्वेशन विच इज़ डी स्क्वायर प्लस 2 गामा डी प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब इसको फैक्टराइज करना है अपने को सबसे पहले, और फिर उसको रिजॉल्व करना है इन पार्शियल फ्रैक्शंस, जो आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ते हो। तो कुछ भी जेई सिलेबस के बाहर का नहीं एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड दिस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो भी मैं आपको प्रूव करने वाला हूँ, जो भी मैं आपको प्रूव करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं अपन, इसको फैक्टराइज करना है अपने को। तो पहले बताओ यहाँ से रूट्स क्या क्या होंगे डी के। सो डी इज़ गोइंग टू बी माइनस गामा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डी। और इसको फैक्टराइज करना चाह रहे हो तो कैसे करेंगे, डी प्लस गामा प्लस रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स डी प्लस गामा माइनस रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है। ओके, सो 1 अपॉन दिस वी नीड टू ब्रेक दिस इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो अपन क्या बोल सकते हैं यार, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं अपन, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अगर, तो पहले इससे डिवाइड करना पड़ेगा। सो वी कैन से दैट 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल डी प्लस गामा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय डी प्लस गामा प्लस रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो नंबर है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, बस मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस में इसको रिजॉल्व किया है। तो इसमें क्या एक्स्ट्रा आ रहा है देखो, एलसीएम लोगे तो नीचे वाला नंबर आ जाएगा, और न्यूमिनेटर में क्या आएगा,
दोनों को पहले इससे डिवाइड करोगे तो यह आएगा, फिर इससे करोगे तो यह आएगा, तो एक्चुअली दिस माइनस दिस विच विल गिव अस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ओके, तो इसको डिवाइड कर देते हैं अपन किससे, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर से। सो नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, ये हो चुका है। पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करने के बाद दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम डी माइनस ए। ये डी माइनस ए की फॉर्म का बन चुका है। ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, ए की वैल्यू होगी माइनस गामा प्लस रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो पहला काम अपन क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, दैट्स द गोल। ऑल राइट, सो वी कैन से द वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू इज ई बाय एल, और अपन ने डिवाइड किससे किया था इसको, वी डिवाइडेड इट विथ 2 टाइम्स रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स में अपन लिख देते हैं क्या, 1 बाय कैपिटल डी प्लस गामा माइनस रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड माइनस 1 बाय कैपिटल डी प्लस गामा प्लस रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब देखो क्या है, ये चीज़ आ चुकी है, तो पहले इस टर्म को ऑपरेट करते हैं, फिर इस टर्म को ऑपरेट करते हैं, है ना। दिस इज़ अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को तो भूल जाना है आपको। और अपन जानते हैं 1 अपॉन डी माइनस ए टाइम्स कैपिटल एक्स जो है, दिस कैन बी रिटन एज ई टू द पावर ए एक्स इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एक्स इंटू कैपिटल एक्स डी एक्स। और कैपिटल एक्स कितना है अपना, ई बाय एल, जिसको मैं कांस्टेंट ले चुका हूँ, उसको लिखने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। तो अगर अपन बात करें, दिस नंबर कैन बी रिटन एज d माइनस m1 एंड दिस नंबर कैन बी रिटन एज d माइनस m2। तो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है माइनस गामा प्लस रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और m2 की वैल्यू कितनी है, माइनस गामा माइनस रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो q कैन बी रिटन एज व्हाट, e बाय 2l रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। और अब ब्रैकेट में अपन क्या लिखेंगे, तो 1 अपॉन डी माइनस m1, तो कैपिटल एक्स अपॉन डी माइनस m1 को क्या लिख सकते हो आप, e टू द पावर m1x इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस m1x इंटू कैपिटल एक्स dx। तो कैपिटल एक्स को कॉमन ले चुका हूँ मैं, तो मैं लिख देता हूँ e टू द पावर व्हाट, e टू द पावर m1x एंड इंटीग्रल e टू द पावर माइनस m1x dx। कैपिटल एक्स को बाहर ले चुका हूँ मैं, माइनस यहाँ पे है ही, और इस नंबर को भी अपन क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर m2x इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस m2x dx। ओके, सो द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल कैन बी डायरेक्टली सॉल्व्ड फ्रॉम दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यही मैंने बताया था। तो दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल कैपिटल Q, इतना आ रहा है। सो दिस इज e बाय 2l टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो e टू द पावर माइनस m1x dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, e टू द पावर माइनस m1x डिवाइडेड बाय माइनस m1, और इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, e टू द पावर माइनस m2x डिवाइड बाय m2, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 बाय m2 माइनस 1 बाय m1 ये बन जाएगा। m1 m2 की वैल्यूज अपने पास है ही, तो कैपिटल Q की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, दिस इज e बाय 2l टाइम्स रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स 1 बाय m2। m2 कितना है, माइनस गामा माइनस रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 बाय m1 कितना है, माइनस गामा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो यार, इसको डायरेक्टली अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज a माइनस बी, दिस इज a प्लस बी, सो दिस शुड बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दिस शुड बिकम, प्रोडक्ट इनका कितना होगा, गामा स्क्वायर माइनस रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। तो गामा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, बचेगा सिर्फ और सिर्फ प्लस ओमेगा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो चुका है ये। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, सो दिस विल बिकम प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो Q की मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, e बाय 2l टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बच रहा है अपने पास में कितना, सिर्फ और सिर्फ ओमेगा स्क्वायर। और अगर मैं इसको ऑपरेट करता हूँ तो दिस माइनस दिस कितना होगा, देखो दिस विल अगैन बिकम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये नंबर तो इससे कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल बी लेफ्ट विथ वॉट, e बाय एल ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी लिखी थी मैंने, 1 बाय एल सी, तो दिस शुड बिकम ई सी। सो दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो अभी तो अपन ने 10% किया है बस सॉल्यूशन, अभी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है अलग अलग केसेस में। सो इट इज़ अ वेरी लेंदी एंड अ टफ प्रॉब्लम, और इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि हर कोई डिस्कस करता होगा इस प्रॉब्लम को इतना डेप्थ में जाके, बट दिस इज़ माई वे ऑफ टीचिंग, है ना, एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। देख सकते हैं आप पर्टिकुलर इंटीग्रल अपने पास आ चुका है, कितना है, q इक्वल सी ई। व्हाट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल? यहाँ से y की जो भी डायरेक्ट वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? कैपिटल Q, तो कैपिटल Q की जो भी डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पे आती है दैट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। और अपन ने वही किया है, ऑक्सिलरी इक्वेशन में इसको कन्वर्ट किया, तो दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, डिनोमिनेटर में भेजा, तो कैपिटल Q की डायरेक्ट जो भी वैल्यू आ रही है दैट इज गोइंग टू बी द पर्टिकुलर इंटीग्रल। और इसको अपन ने पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व किया, और फिर अपन जानते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शंस अगर अपने पास है तो उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पे भी अपन ने y की वैल्यू निकाल ली थी, कैसे निकाली थी वो? डायरेक्टली सॉल्विंग द फर्स्ट ऑर्डर ADE जो अपन मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो दिस वाज एक्चुअली वेरी सिंपल। तो कैपिटल Q की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है CE। अब बात करते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की और इस इक्वेशन को ख़त्म करते हैं। तो अभी तक अपन इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट कर चुके हैं, एंड द फाइनल गोल इज़ टू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ Q विच सैटिस्फाइज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसमें एक समस्या, अपने को एक ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा विच इज़ वेरी क्रिटिकल एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट, एंड द स्टेप इज़ वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज Q डबल डॉट प्लस 2 गामा Q डॉट plus q omega square, and we are going to equate this with 0 instead of equating it with E by L. Okay, so this is the differential equation 1 and this is differential equation 2. What is the major difference between these two differential equations? जो सेकंड वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो चुकी है 0, क्योंकि पहली वाली में पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना था CE। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ अगर कैपिटल X की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब क्या है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल भी 0 होगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 है तो उसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज द समेशन ऑफ द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ 2, एंड इट इज़ एक्चुअली वेरी इजी टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ इक्वेशन 2 इंस्टेड ऑफ इक्वेशन 1। सो दिस इज़ अ ट्रिक वी आर गोइंग टू यूज़ हेयर, है ना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है अपने को, तो अपन एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Q टू बी e टू द पावर 80, है ना। दोनों तरफ ln लेंगे तो वी कैन से दैट ln Q इज इक्वल टू 80 एंड वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ a इज ln Q बाई t। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब इस वाली Q की वैल्यू को अपने को यहाँ रखना है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2 गामा a प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स e टू द पावर 80 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और a में बन जाएगी एक क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स क्या क्या होंगे, माइनस गामा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, अपन ने सब्सटीट्यूशन किया है, Q को डाला e टू द पावर 80, तो e टू द पावर 80 को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा a स्क्वायर e टू द पावर 80, 2 गामा एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा a टाइम्स e टू द पावर 80, और एक भी बार डिफरेंशिएट नहीं करेंगे डायरेक्टली ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा e टू द पावर 80 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। अब e टू द पावर 80 जो है वो हरदम पॉजिटिव है, तो 0 अंदर वाले नंबर को होना पड़ेगा, तो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ a इज माइनस गामा प्लस माइनस रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं सबसे पहले केस 1 की। तो केस 1 इज़ द केस ऑफ लाइट डैम्पिंग। तो लाइट डैम्पिंग में क्या होता है, द वैल्यू ऑफ गामा इज लेस देन ओमेगा। तो गामा अगर लेस देन ओमेगा होगा तो वी कैन से दैट रेडिकल के अंदर जो नंबर है वो नेगेटिव है, इसका मतलब स्क्वायर रूट विल नॉट बी डिफाइन। तो स्क्वायर रूट को डिफाइन करने के लिए अपने को अंदर वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, दैट इज वी नीड टू मेक दिस नंबर ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। तो एडिशनल क्वांटिटी आएगी स्क्वायर रूट ऑफ -1 विच इज आयोटा। सो वी कैन राइट इक्वेशन 4 एज a इक्वल्स माइनस गामा टाइम्स प्लस माइनस आयोटा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी द फिफ्थ इक्वेशन। a की वैल्यू थी ln Q बाई t, सो दिस बिकम्स ln Q इक्वल्स माइनस गामा t प्लस माइनस आयोटा t टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। अब यहाँ से Q की 2 वैल्यूज़ आएगी, तो मैंने बोला पहली वाली जो वैल्यू है दैट इज़ Q1 एंड इट इज़ e टू द पावर माइनस गामा t माइनस आयोटा t टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। और जो Q की दूसरी वैल्यू होगी दैट इज़ गोइंग टू बी Q2 होगी e टू द पावर माइनस गामा t प्लस आयोटा t टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू गामा से बड़ी है, दैट्स वाई द स्क्वायर रूट इज़ डिफाइंड। ओमेगा की वैल्यू कितनी थी,
1 बाय रूट एल सी, एंड ओमेगा इज ग्रेटर देन गामा, गामा की वैल्यू कितनी थी, इट वॉज आर बाय 2l। तो अपन क्या कह सकते हैं, द वैल्यू ऑफ आर इज लेस देन 2 रूट एल बाय सी। सो दिस इज द केस फॉर लाइट डैम्पिंग। और लाइट डैम्पिंग का मतलब क्या होता है वो आपको भी आंसर में समझ में आ जाएगा। So Q1 and Q2 are two solutions for a second order linear differential equation. Then we can say that Q equals C1 Q1 plus C2 Q2 is going to be the complete solution for this differential equation, which is equal to the complementary function of this differential equation as the particular integral is 0 in this case, क्योंकि कैपिटल X की वैल्यू क्या हो चुकी है, यहाँ पे 0 हो चुकी है। फाइन, तो कैपिटल Q की जो वैल्यू है in this case it is found to be imaginary. So I am trying to say that C1 Q1 plus C2 Q2 is imaginary. तो क्या कैपेसिटर पे चार्ज कभी भी इमेजनरी हो सकता है? नहीं, कैपेसिटर पे चार्ज हरदम रियल होगा। सो वी कैन से दैट और वी मस्ट कंक्लूड दैट C1 एंड C2 मस्ट बी द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। तो C1 और C2 दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स हैं। तो अपन कह सकते हैं कि अगर C1 की वैल्यू कैपिटल A/2 e टू द पावर माइनस आयोटा फाई है, तो C2 की वैल्यू होनी चाहिए C1 कॉन्जुगेट विच इज़ इक्वल टू A/2 e टू द पावर प्लस आयोटा फाई। फाई कॉन्स्टेंट है, कैपिटल A भी कॉन्स्टेंट है। द वैल्यूज़ ऑफ दीज कॉन्स्टेंट्स विल बी डिराइव्ड फ्रॉम द इनिशियल कंडीशंस ऑफ द सर्किट, कि इनिशियली सर्किट में करंट कितना था, कैपेसिटर पे चार्ज कितना था, उन सब से पता चलेगा कि कैपिटल A और फाई की वैल्यू क्या क्या है। बट फिलहाल अगर बात की जाए तो C1 और C2 की वैल्यू को आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो कैपिटल Q की वैल्यू अपने को मिल जाएगी। और पूरे नंबर्स में से अपन चाहें तो A/2 टाइम्स e टू द पावर माइनस गामा टी को कॉमन ले सकते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, अपने पास बचेगा e टू द पावर माइनस आयोटा टाइम्स फाई प्लस टी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ वॉट, ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस e टू द पावर प्लस आयोटा टाइम्स फाई प्लस टी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। और अपन जानते हैं कि e टू द पावर आयोटा अल्फ़ा कैन बी रिटन एज कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा। और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, फाई प्लस टी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। तो अपन कह सकते हैं कि कॉस अल्फ़ा और कॉस ऑफ माइनस अल्फ़ा सेम होगा, बिकॉज फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस अल्फ़ा पॉजिटिव होता है और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन अल्फ़ा की वैल्यू अपोजिट होगी। दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है। और एक्स को क्रॉस कर रहे हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट इस एक्सप्रेशन को जब आप ऑपरेट करेंगे इस फॉर्म में, तो वी विल बी ओनली लेफ्ट विथ कैपिटल Q इक्वल्स A/2 e टू द पावर माइनस गामा टी टाइम्स 2 टाइम्स कॉस ऑफ वॉट, फाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर टाइम्स टी। So this is going to be the complete solution of the differential equation number 2. So this is the complete solution of this equation and this is the only complementary function of this equation. Fine. So what is the complete equation of differential equation number 1? It is the sum of the particular integral of 1 plus the complementary function of 2, which is the complete solution of equation 2. So we can say that the complete solution of equation 1 is equal to the particular integral of 1, which is CE, plus the complementary function of 2, which is the complete solution of 2, which is what? It is a e to the power minus gamma t times cos of square root omega square minus gamma square times t plus phi. ठीक है, and this is only valid for the value of capital R less than 2 root L by C. तो पहला काम तो ये हो चुका है। दिस इज़ द केस ऑफ लाइट डैम्पिंग, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइम टी पे कैपेसिटर पे जो चार्ज है Q, दैट इज़ ऑसिलेटिंग विथ एन एम्पलीट्यूड a e टू द पावर माइनस गामा टी, और इसकी जो एम्पलीट्यूड की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ओमेगा इज़ ग्रेटर देन गामा, और ओमेगा और गामा की वैल्यू आप यहाँ से रख सकते हैं, तो आपको फाइनल आंसर इन टर्म्स ऑफ R, L एंड C मिल जाएगा। बात करते हैं केस 2 की। तो केस 2 में क्या होगा, हेवी डैम्पिंग। ओके, और हैवी डैम्पिंग में अपन कह सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ गामा विल बी ग्रेटर देन ओमेगा, और अगर गामा ओमेगा से बड़ा होगा तो अपन लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ ए इज़ गोइंग टू बी माइनस गामा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज रेडिकल के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव ही है, तो स्क्वायर रूट यहाँ पे डिफाइंड होगा, तो ओमेगा को इंट्रोड्यूस करने की कोई नीड यहाँ पे नहीं है। तो ए की वैल्यू इतनी है। ए की वैल्यू कितनी है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी कैन से दैट इट इज़ ln Q बाई टी। तो यहाँ से अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कि ln Q की जो वैल्यू होगी दैट इज़ गोइंग टू बी माइनस गामा टी प्लस माइनस टी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इस बार जो गामा है वो ग्रेटर देन ओमेगा है, और वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ कैपिटल R इज़ ग्रेटर देन 2 रूट L बाय C। सो दिस इज़ द केस ऑफ हेवी डैम्पिंग। और अगर एक सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके एग्जैक्टली 2 रूट्स होंगे।
और इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देयरफॉर वी कैन से दैट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 is q equals the particular integral of 1 plus the complete solution of 2, that's the complementary function. और वो कितना होगा, it is going to be c1 e to the power minus gamma t plus t times square root of gamma square minus omega square plus c2 times e to the power minus gamma t minus t times square root of gamma square minus omega square, and this is only valid for capital R greater than 2 root L by C. बात करते हैं केस नंबर 3 की, तो केस 3 थोड़ा सा और ट्रिकी है. दिस इज़ क्रिटिकल डैम्पिंग. ठीक है, क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है, गामा और ओमेगा दोनों इक्वल हो जाते हैं और बहुत ही ख़तरनाक स्पीड से डैम्पिंग यहाँ पे होती है, बिकॉज अगर गामा और ओमेगा इक्वल हो जाएंगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो बहुत ही ख़तरनाक रेट से डिक्रीज़ होने वाला है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज क्रिटिकल डैम्पिंग. ठीक है, और अगर गामा ओमेगा की इक्वल हो गया तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ ए विल बिकम माइनस गामा. ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस गामा. ए की वैल्यू थी ln क्यू बाई टी, सो वी कैन से दैट ln क्यू इज इक्वल टू माइनस गामा टी. तो क्या अपन कह सकते हैं कि q की वैल्यू आ चुकी है e टू द पावर माइनस गामा टी, बट दिस इज़ द इनकम्प्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई. तो देखो यार, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने लिखी थी बहुत देर पहले वो ये थी. इसमें से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो मैं पॉइंट आउट कर चुका हूँ आपको. सो दिस इज़ द ऑक्सिलरी इक्वेशन. इसको अगर मैं एक तरफ लेके जाऊँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, q टाइम्स डी स्क्वायर प्लस 2 गामा डी प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0. सो दिस इज़ द ऑक्सिलरी इक्वेशन. और मैं बता चुका हूँ कि यहीं से अपन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, और यहाँ पे अपन निकाल नहीं पा रहे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन से. सो वी नीड टू यूज़ द ऑक्सिलरी इक्वेशन. और ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज़ कैसे करते हैं, देखो इसको फैक्टराइज करोगे फॉर गामा इक्वल्स ओमेगा, सो दिस विल बिकम डी प्लस गामा का होल स्क्वायर. तो मैंने इसको लिख दिया डी प्लस गामा इंटू डी प्लस गामा. दिस इज इक्वल टू 0. अब मैं कह रहा हूँ कि सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ क्यू टाइम्स डी प्लस गामा इक्वल टू जेड इसमें. सो वी विल बी लेफ्ट विद जेड टाइम्स डी प्लस गामा इक्वल टू 0. डी क्या है, डी इज़ द ऑपरेटर, बता चुका हूँ आपको, इट इज़ डी बाई डी टी. सो वी कैन से दैट dz by dt plus gamma z, this is equal to 0. This is a first order linear differential equation जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं 12th क्लास में. तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, c1 e टू द पावर माइनस गामा टी. और z की वैल्यू कितनी आई है अपने पास में, c1 e टू द पावर माइनस गामा टी विच वॉज इक्वेटेड विथ dq by dt प्लस गामा q. तो वापस से एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है. और इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो अपन कह सकते हैं कि यार इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, q टाइम्स द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू द पावर गामा टी, है ना. एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स विच कैन बी एनी फंक्शन ऑफ t. सो दिस इज c1 e टू द पावर माइनस गामा टी डी टी. ओके, तो इसका इंटीग्रेशन आपको करना है तो अपन कह सकते हैं q e टू द पावर गामा टी विल बी इक्वेटेड विथ c1t प्लस c2. सो द फाइनल वैल्यू ऑफ q इज गोइंग टू बी c1t प्लस c2 टाइम्स e to the power minus gamma t. So this is going to be the complementary function of this differential equation. And again अगर अपन को इसका complete solution चाहिए तो अपन कह सकते हैं it is the summation of the particular integral of 1 plus the complementary function or the complete solution of 2. So we can conclude that the value of q is going to be c1t plus c2. c1 और c2 दोनों ही क्या है, constants है. This is multiplied by e to the power minus r by 2lt plus ce, and this is only valid for the value of capital R equated with 2 root L by C. तो काफ़ी पावर पैक्ड लेक्चर था ये. ठीक है, बहुत एनर्जी और रिसोर्सेज इसमें लगते हैं. तो जो बुक है BS ग्रेवाल, उसमें से आप पढ़ सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर्स को. बहुत ही लंबा चैप्टर है, बट मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है कि इससे आगे आपको पाथफाइंडर में भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और जितना भी कंटेंट मैंने आपको अभी तक पढ़ाया इस वाले मॉड्यूल में, मॉड्यूल 17 में, इस पे बेस्ड होमवर्क क्या रहेगा आपका, ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में चैलेंज और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन 1 आपको करना है. ठीक है, बहुत सिंपल सा सर्किट है वो. उसमें इससे तो बहुत ज़्यादा सिंपल से डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी. एंड आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द सेम मेथड आई जस्ट टॉट यू. तो अभी तक अपन ने क्या देखा, 3 केसेस देखे अपन ने
लाइट डैम्पिंग, हेवी डैम्पिंग एंड क्रिटिकल डैम्पिंग। लाइट डैम्पिंग में क्या होगा, कैपिटल R विल बी लेस देन 2√L/c, और जो चार्ज होगा वो कितना होगा, कैपिटल Q इट इज़ गोइंग टू बी CE प्लस Ae⁻⁻T टाइम्स कॉस ऑफ √ω² - γ² टाइम्स T प्लस फाई। तो फाई और A जो है, these constants will be determined from the initial condition of the कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज कितना था, सर्किट में इनिशियल करंट कितना था, उन सब से आपको A और फाई की वैल्यू पता चल जाएगी। दिस एक्सप्रेशन ऑफ Q इज़ वैलिड ओनली फॉर कैपिटल R लेस देन 2√L/c, और इसको लाइट डैम्पिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि Ae⁻⁻T जो है उसका ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है कुछ इस तरीके से कम हो रहा है, और इसकी जो डिक्रीमेंट रेट है बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द अदर टू केसेस विच आर द केसेस फॉर हैवी डैम्पिंग एंड क्रिटिकल डैम्पिंग। इसलिए केस 1 को अपन ने बोला लाइट डैम्पिंग विच इज़ फॉर गामा लेस देन ओमेगा। काम की चीज़ क्या है यहाँ पे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैपिटल R इज इक्वल टू 2√L/c, देन फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो डायरेक्टली आपको लिख देना है C1t प्लस C2 टाइम्स e⁻⁻R/2L टाइम्स T प्लस CE। और अगर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दिए तो वो आप रख सकते हैं, कुछ इनिशियल कंडीशंस दी होगी, वहाँ से आपको C1 C2 की वैल्यूज़ पता चल जाएगी, और आपका आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। क्योंकि आपको ये सब एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, डायरेक्टली आपको याद करके जाना है इस रिज़ल्ट को और इस रिज़ल्ट को एंड इस रिज़ल्ट को। तो ये 3 रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं फॉर क्रिटिकल, लाइट एंड हैवी डैम्पिंग। सो दिस इज़ अ पोर्शन ऑफ SHM। तो ये SHM का पोर्शन है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। तो SHM में भी आपको हेल्प मिलने वाली है डेफिनेटली इससे, बिकॉज SHM में भी इस तरह की एक इक्वेशन बनती है, किस तरह की, इस तरह की। तो SHM में पर्टिकुलर इंटीग्रल हरदम 0 रहता है, क्योंकि जो डैम्पिंग वाला फोर्स है दैट इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विच इज़ अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो SHM में भी बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह की इक्वेशन मिलती है। यहाँ पे आता है डैम्पिंग कांस्टेंट, 2 गामा की जगह पे अपन लिखते हैं स्मॉल b, दैट इज़ द डैम्पिंग कांस्टेंट, और बाकी सेम ही बनता है ω² इज़ इक्वल टू K/m। तो ओमेगा कितना हो गया, √K/m, वो सब चीज़ें होती है SHM में। बट फिलहाल अगर अपन बात करें सर्किट सॉल्विंग की, तो दिस वॉज द नाइस इंट्रोडक्शन टू DC सर्किट। सो आई होप यू एन्जॉयड दिस लेक्चर अ लॉट। दिस वॉज अ 4 स्टार प्रॉब्लम, तो आपको मतलब समझ में आ ही गया होगा 4 स्टार प्रॉब्लम का। दिस इज़ नॉट अ 3 स्टार प्रॉब्लम, इट इन्वॉल्व्स द सॉल्विंग ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस प्लस थ्योरी भी अपन ने कवर किया है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस मच इज़ सफिशियंट फॉर सीरीज़ LCR DC। इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दो, यहाँ से रजिस्टर को गायब कर दो तो LC बच जाएगा, LC ऑसिलेशन हो जाएगा। तो वो सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं, अपन ने बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लिया है। बाकी जो भी सर्किट्स होंगे छोटे मोटे, दो सर्किट्स आर गोइंग टू बी द सबसेट ऑफ दिस सर्किट। आपने यहाँ पे रजिस्टर को 0 कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये LC ऑसिलेशन, वेरी सिंपल। ठीक है, तो मिलते हैं अपन मॉड्यूल नंबर 18 में, और वहाँ पे नई नई प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, बचा हुआ कंटेंट भी कवर करना है। तो तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।